Good morning, students. Now, this is the next video for class 11th, chapter 9, Financial Management, part B. Now, the topic is finance, factor affecting financing decision. हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था. लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था फाइनेंसिंग डिसीजन के बारे में, जिसमें हमने ओनर्स फंड और बोरोड फंड के बारे में पढ़ा. नाउ व्हाट आर द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस फाइनेंसिंग डिसीजन. तो पहला पॉइंट आता है कॉस्ट का. The cost of raising finance from various source is different and finance manager always prefer the source with minimum cost. पहला कॉस्ट बता रहा है द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस, यानी अगर आपको फाइनेंस रेज करना है यानी कि पैसा चाहिए बिजनेस चलाने के, देयर इज़ वेरियस सोर्स. तो आपको ये देखना है कि किस सोर्स से आपको ज़्यादा पैसा मिले और कॉस्ट कम लगे, यानी कि मैक्सिमम आपकी अर्निंग हो जाए और मिनिमम आपकी लागत लगे. इस चीज़ का पूरा ध्यान देते हुए आपको फाइनेंसिंग डिसीजन करना है. तो कॉस्ट इज़ द मेन फैक्टर दैट इफेक्ट्स द फाइनेंसिंग डिसीजन. नेक्स्ट आता है रिस्क. मैंने रिस्क के बारे में आपको बताया कि ओनर्स फंड में रिस्क ज़्यादा होता है क्योंकि देयर इज़ नो सिक्योरिटी बिहाइंड एनी शेयर्स और एनी फंड. और वही बोरोड फंड में थोड़ा सा रिस्क कम होता है बिकॉज देयर इज़ अ सिक्योरिटी बिहाइंड सम ऑफ द डिवेंचर्स और सम ऑफ द बोरोड फंड. तो यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट क्या लिखा है. मोर रिस्क इज एसोसिएट विद बोरोड फंड एज कम्पेयर टू ओनर्स फंड सिक्योरिटी. फाइनेंस मैनेजर कंपेयर द रिस्क विद द कॉस्ट इन्वॉल्व एंड प्रिफर सिक्योरिटी विद मॉडरेट रिस्क फैक्टर. ये बता रहा है कि जो रिस्क है वो बोरोड फंड में ज़्यादा होता है. एज अ कंपनी, एज अ नॉर्मल पर्सन, shares are more costly, borrowed fund is less costly because of this security behind it. But for the company, just opposite. For the company, borrowed fund is more riskier as compared to equity share because you don't have to pay any dividend or any interest for borrowed fund for इक्विटी शेयर होल्डर्स और फॉर प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर. यानी कि आपको जो भी बोरोड फंड है उसके लिए जब आप बेचते हो पर्सन को, तो आपको बोरोड फंड का ज़रूरी है पैसा लौटाना, यानी कि एट द एंड आपको एट द मैच्योरिटी आपको पैसा लौटाना पड़ेगा वेदर योर कंपनी इज़ गोइंग टू बी इंसॉल्वेंट और गोइंग टू बी सफ़र फ्रॉम लॉस. तो आपको किसी ना किसी तरह से इन सब चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है. बट इक्विटी शेयर होल्डर क्या है, दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी. तो अगर कंपनी को लॉस हो भी रहा है तो शेयर होल्डर्स और ओनर्स फंड इक्वली शेयर होता है, यानी कि इक्वली वो शेयर करते हैं. फिर आते हैं कैश फ्लो पोजीशन. The cash flow position of the company also help in selecting the security. तो कैश फ्लो जो है वो पोजीशन बताती है कंपनी की. हेल्प इन सिलेक्टिंग द सिक्योरिटी, यानी कि जो सिक्योरिटी है उसके बेस पे वो आपको बताती है कि आपको कौन सी पोजीशन है कंपनी की. विथ स्मूथ एंड स्टीडी कैश फ्लो कंपनीज कैन ईजिली फॉर बोरोड फंड सिक्योरिटी. बट व्हेन द कंपनीज हैव शॉर्टेज ऑफ कैश फ्लो देन दे मस्ट गो फॉर ओनर्स फंड सिक्योरिटी ओनली. यानी कैश फ्लो पोजीशन जो है कंपनी की वो जो है वो बहुत ही हेल्पफुल होती है कंपनी की सिक्योरिटी को डिसाइड करने के लिए. इसकी वजह से जो कंपनी है बहुत ही स्मूथ और बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करती है. और जो बोरोड फंड है वो भी ईजिली अफोर्डेबल हो जाता है. बट व्हेन कंपनी हैज़ शॉर्टेज ऑफ कैश फ्लो, अगर कंपनी के पास कैश फ्लो की शॉर्टेज है तो दे मस्ट गो फॉर ओनर्स फंड सिक्योरिटी ओनली. तो वो सिर्फ ओनर्स फंड सिक्योरिटी भी आता है जिससे कि जो ओनर्स होंगे वो कंपनी के लॉसेस को भी इक्वली बेयर करेंगे. बट जो बोरोड फंड अगर हम इशू करते हैं तो हम उनके लिए लायबल हो जाते हैं, वो हमारी लायबिलिटी है, तो उनकी लायबिलिटी को भी हम ही को ही देखना पड़ता है. तो इस चीज़ का पूरा वो ध्यान रखते हैं कि कैश फ्लो पोजीशन कंपनी की क्या है. अगर हमारी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो हम बोरोड फंड इशू करेंगे, और अगर हमारी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है तो एज अ कंपनी हम बोरोड फंड इशू नहीं करेंगे. फिर आते हैं नेक्स्ट कंट्रोल कंसिडरेशन. कंट्रोल कंसिडरेशन बताता है इफ़ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर वांट टू रिमेन the complete control on business, then they perform borrowed fund security to raise further fund. On the other hand, if they do not mind to lose the control, then they may go for
ओनर्स फंड सिक्योरिटी। कंट्रोल कंसिडरेशन, ये मैंने बताया था कि कंट्रोलिंग पावर सिर्फ बोरोड फंड के पास होता है, सॉरी ओनर्स फंड के पास होती है, बोरोड फंड के पास नहीं होती, क्योंकि बोरोड फंड के जो लोग होते हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं, तो शेयर होल्डर्स आर दी ओनर दी कंपनी, तो ओनर के पास पूरा कंट्रोल होता है, पर बोरोड फंड के पास कोई कंट्रोल नहीं होता। अगर इफ़ दे लूज द कंट्रोल तो देन उन लोग क्या करना पड़ता है, अपनी मोर फंड को इशू करना पड़ता है एज अ बोरोड फंड, और आगे जाके उनका अगर माइंड लूज़ करता है तो देन दे गो फॉर ओनर्स फंड सिक्योरिटी। द नेक्स्ट पॉइंट, फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है? फ्लोटेशन कॉस्ट एक तरह से अगर मैं कहूँ तो कमीशन कह सकती हूँ मैं। अगर ब्रोकर जो जिन ब्रोकर्स को आपने अपने अंडर रखा हुआ है उनकी फ्लोटेशन कॉस्ट, यानी उनकी सैलरी, उनकी कमीशन, उनका एजेंट फीस, उसी को हम कहते हैं फ्लोटिंग कॉस्ट। इट refers to cost involved in issue of security such as borrowed commission, underwriters fees, expenses on prospectus, etc. Firm prefers security which involve least flotation cost. फर्म हमेशा ऐसी सिक्योरिटी भी डील करता है जिसमें कम से कम फ्लोटेशन कॉस्ट है। तो जो ब्रोकर कमीशन है वो हम अगर हमको कोई शेयर या डिवेंचर इशू करना है तो हमको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि कॉस्ट कैसे कैसे इन्वॉल्व है। तो जो ब्रोकर कमीशन है, अंडरराइटर्स की फ़ीस है, ये भी एक तरह की कॉस्ट है, यानी कि हमें पे करना होता है। तो फर्म उन्हीं सिक्योरिटीज़ को मेनली प्रेफर करता है, कंपनी उन सिक्योरिटीज़ को ही प्रेफर करता है जिनकी कम से कम लागत हो, सब कम से कम कॉस्ट हो। जिनकी लागत कम होगी उनका हमें फ़ीस या एक्सपेंडिचर भी कम पे करना पड़ेगा। इसका सेंस है जितनी कंपनी हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखती है जितना कम पैसा लागत के तौर पे लग रहा है उतने से कम लगे, जिससे कि प्रॉफिट ज़्यादा हो, यानी खर्चे कम होंगे, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो अगर प्रॉफिट इंसान अर्न करता है, अगर लागत कम है तो प्रॉफिट हमारे पास ज़्यादा मार्जिन में रहता है। इसी चीज़ का ध्यान रखिए, फ्लोटेशन कॉस्ट को देखा जाता है। नेक्स्ट आते हैं फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। इफ़ कंपनी इज़ हैविंग हाई फिक्स्ड ऑपरेशन कॉस्ट देन दे मस्ट प्रेफर ओनर्स फंड, बिकॉज ड्यू टू हाई फिक्स्ड operational costs, the company may not be able to pay interest on debt security, which can cause serious trouble for company. ये बता रहे एक होती है फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट, एक होती है वेरिएबल। फिक्स क्या होती है? जो कि हमेशा फिक्स रहती है, जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ सकते, दैट इज़ कॉल्ड एज फिक्स्ड। और वेरिएबल कॉस्ट क्या है? ऐसी कॉस्ट है जो कि वेरी करती रहती है टाइम टू टाइम। तो ये बता रहा है कि देयर इज़ अ फिक्स वेरिएबल कॉस्ट ऑलवेज, देयर इज फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑलवेज, then they must prefer owner's fund because due to high fixed operational cost the company may not be able to pay interest on debt. अगर हमारे पास ज़्यादा ऑपरेशनल कॉस्ट होगी तो हम अपने जो भी इंटरेस्ट ऑन डेट सिक्योरिटी है वो पे नहीं कर सकते, विच कैन कॉज सीरियस ट्रबल फॉर कंपनी। तो कंपनी बहुत ज़्यादा ट्रबल में आ जाती है। ये दैट इज़ फैक्ट। जैसे कि मान लीजिए आपने कहीं कोई बिजली का कनेक्शन ले रखा है, हर बिजली कनेक्शन का अपना एक फ़िक्स्ड कॉस्ट होता है, उसके ऊपर वेरिएबल कॉस्ट होता है। यानी कि अगर आप कहीं पर भी मीटर यूज़ कर रहे हैं तो आपको 50 रुपये फॉर एग्ज़ाम्पल फ़िक्स्ड कॉस्ट है, तो आप चाहे बिजली यूज़ करें चाहे ना यूज़ करें, मीटर की रीडिंग में 50 रुपये ज़रूर आएंगे। उसके ऊपर जो कॉस्ट होती है वो फ़िक्स्ड कॉस्ट होती है। तो ये चीज़ कंपनी ध्यान रखती है कि फ़िक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट हमेशा हम अपना कॉस्ट हमेशा इतनी रखें, या इनकम इतनी रखें, या प्रॉफिट इतना रखें कि फ़िक्स्ड ऑपरेशन कॉस्ट को एटलीस्ट चेज़ कर सकें। अगर कोई कंपनी फ़िक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट को चीज़ नहीं कर पा रही है तो वो सीरियस ट्रबल में आ सकती है, यानी फ्यूचर में उनको प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर दिया, इफ़ अ कंपनी इज़ हैविंग हाई फिक्स ऑपरेशनल कॉस्ट देन इट मस्ट प्रेफर बोरोड फंड। तो ये एक चीज़ है, जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो किस नाम से हम जानते हैं, जैसे कि हम इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर होल्डर, यानी कि इंटरेस्ट अगर डिवेंचर में पड़ रहा है तो वो क्या हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है। यानी कि अगर हम उसको पे नहीं अगर हम उसको पे नहीं कर पाते तो कंपनी सीरियस ट्रबल में आ जाती है। तो आपको ध्यान रखना है एज अ कंपनी अपनी फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट को हमेशा मेंटेन रखें। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। द कंडीशन इज कैपिटल मार्केट ऑल्सो हेल्प इन डिसाइडिंग द टाइप ऑफ सिक्योरिटी टू बी रेज।
कैपिटल मार्केट हमेशा ये देखती है किस तरह की आपने सिक्योरिटी रेज की है। ड्यूरिंग बूम पीरियड इट इज़ ईजी टू सेल इक्विटी शेयर एज पब्लिक पीपल आर रेडी टू टेक रिस्क, whereas during depression period there is more demand for debt security in capital market। ये बता रहा है कि कैपिटल मार्केट हमेशा डिसाइड करती है किस टाइप ऑफ इक्विटी सिक्योरिटी को हम इशू करें जिससे कि हम फंड को रेस कर सकें, फाइनेंस को रेस कर सकें। तो बता रहा है कि जब कंपनी का बूम पीरियड चलता है यानी कि मार्केट का बूम पीरियड है तो हम इक्विटी शेयर को हमेशा बेचना चाहेंगे जिससे कि उसका जितना भी रिस्क है वो हम रेडिली एक्सेप्ट कर लें। वेरएस जब भी डिप्रेशन आएगा तब क्या होगा, देयर इज़ मोर डिमांड फॉर डेट सिक्योरिटी इन कैपिटल मार्केट। जब डिप्रेशन आता है तो डेट सिक्योरिटी क्या होती है, उस समय हम अपने डिबेंचर्स को बेचना चाहते हैं जितनी जल्दी हो सके डिबेंचर सिक्योरिटी हमारी डिमांड सोल्ड हो जाए, क्योंकि वो टाइम होता है डिप्रेशन का कि हम डिबेंचर्स को या डेट को बेच सके कैपिटल मार्केट में। अब देखिए हमने इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ा। फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन यानी कि क्या क्या फैक्टर्स है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि फाइनेंसिंग डिसीजन को इफ़ेक्ट करते हैं। तो पहला है कॉस्ट यानी कि जितना कम लागत लगेगी उतना अच्छा है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए उतना ही अच्छा है कंपनी के लिए, कंपनी अच्छे से स्मूथ रन कर सकती है क्योंकि लागत उनकी कम लग रही है। देन नेक्स्ट आता है रिस्क फैक्टर ये कि जितना आप हो सके उतना बोरोड फंड में रिस्क क्या होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है सॉरी, और इक्विटी शेयर होल्डर में कम होता है। तो हमको रिस्क फैक्टर देखते हुए ही तो किसी भी तरह का डिसीज़न लेना चाहिए। हमको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि बोरोड फंड में ज़्यादा होता है क्योंकि एट द एंड ऑफ द वाइंडिंग अप और इन द टाइम ऑफ अ लॉस कंपनी अगर डिसोल्यूट होती है तो हमको अपनी लाइबिलिटी ज़रूर पे करनी होती है। तो बोरोड फंड हमारी सबसे बड़ी लाइबिलिटी कहलाती है जिसको हमको पे ज़रूर करना होता है। फिर आते हैं कैश फ्लो पोजीशन। कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन क्या होती है, जितना कैश आउटफ्लो होगा मगर अच्छी सिक्योरिटीज़ पे ये देखा जाता है, यानी जितना हो सके कैश को हमको अच्छी जगह फ्लो करना चाहिए जिससे कि कंपनी स्मूथ फ्लो में आए। और अगर कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट आपने सिलेक्शन सही किया है तो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो ईज़िली अफोर्ड कर सकता है बोरोड फंड को। अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट में कोई भी कमी है तो हमेशा ओन फंड सिक्योरिटी को ही चूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है कंट्रोल कंसिडरेशन। जितना हो सके कंपनी में कंट्रोल जो भी होता है वो, अगर हमारा कंट्रोलिंग पावर की बात की जाए तो जितना हम कंट्रोल लूज़ करते हैं उतना ही शेयर होल्डर फंड की तरफ हम भागते हैं, और जितना हम कंट्रोल को बनाए रखते हैं उतना ही बोरोड फंड की तरफ हम चलते हैं। फिर आते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है, ऐसी कमीशन होती है, ऐसी ब्रोकरेज कॉस्ट होती है, अंडरराइटर्स कमीशन होती है, ऐसे एक्सपेंस होते हैं जिसमें जो हमको जितना कम हम खर्च करें उतना ही कंपनी के लिए अच्छा है। यानी कि कंपनी को एट द एंड क्या चाहिए कि जितना हो सके भाई लागत कम लगे, जो हमने फर्स्ट पॉइंट पे पढ़ा। तो फ्लोटेशन कॉस्ट जितनी कम होगी उतना ही कंपनी के लिए फेवरेबल होगा। फिर आते हैं फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। इफ़ अ कंपनी इज़ हैविंग फिक्स ऑपरेशन कॉस्ट देन दे मस्ट प्रेफर owners fund because due to high fixed operational costs the company may not be able to pay interest on debt security which can cause serious trouble for company। यानी कि बता रहा है कि जब हमारे पास फिक्स कॉस्ट भी पे नहीं कर पा रहे इसका मतलब कंपनी बहुत ही बड़े लॉस पे चल रही है, कंपनी बहुत ही ज़्यादा लॉस है। यानी कि किसी भी तरह से हमको अपनी फिक्स ऑपरेशन कॉस्ट को इतना कम रखना चाहिए कि कंपनी किसी भी हालत में उसको चेज़ कर सके, यानी फिक्स ऑपरेशन कॉस्ट को किसी भी तरह से चेज़ कर सके। ये मेन मोटिव होता है फिक्स ऑपरेशन कॉस्ट का या कंपनी का। फिर आता है स्टेट ऑफ अ कैपिटल मार्केट। लास्ट पॉइंट स्टेट ऑफ अ कैपिटल मार्केट, इसका मतलब है कैपिटल मार्केट में अगर अच्छा चल रहा है, मार्केट अच्छी चल रही है तो हम चाहेंगे मैक्सिमम अपनी इक्विटी शेयर को सेल कर दें। मगर अगर कंपनी डिप्रेशन में चलेगी तो उसका मतलब क्या है कि हम जितना हो सके अपने डेट यानी कि डिबेंचर्स को सोल्ड करें या ख़त्म करें। डिमांड होती है मोर कि हम अपनी डिप्रेशन के टाइम पे डील करें। तो ये है पूरा फैक्टर इफेक्टिव फाइनेंसिंग डिसीजन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिविडेंड डिसीजन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक जितना मैंने आपको पढ़ाया उसको थरली आप पढ़िए। ये बोर्ड से आपका तो आपका एक एक पॉइंट आपको काफ़ी अच्छे नंबर दे सकता है। आपको पॉइंट्स आपके फिंगर्स में याद होने चाहिए और उसका एक्सप्लेनेशन भी साथ ही साथ। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि अगर आप साथ ही साथ चलते रहेंगे, जितना हम लोग छोटा छोटा पॉइंट लेके चल रहे हैं तो आपके लिए बेटर रहेगा।
नेक्स्ट हम जो वीडियो बनाएंगे उसमें डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड डिसीजन के यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं। इसमें हम डिविडेंड डिसीजन लेंगे और उसके 5 ही पॉइंट कंसिडर करेंगे, जिससे कि आगे आपको जो पॉइंट्स मिले वो आप इजीली पढ़ सकें। हम पूरा लेके नहीं चलेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो पढ़ने में। ओके, तो थैंक यू।